नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC GD के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मटकी इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो किस स्टेट से बिलोंग करता है मटकी डांस? तो आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश का डांस है। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि मध्य प्रदेश के सारे डांस को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ज्वारा, मटकी हमने पढ़ा है, आडा, खड़ा नाच और फूलपति, गिरदा डांस, सेला लड़की डांस और सीला बंदोनी डांस और मंच डांस। ये इम्पॉर्टेंट है। ये तीन डांस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है महात्मा गांधी जी की, MK गांधी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, यहाँ पर बात करें महात्मा गांधी जी की सारी बुकों की, तो महात्मा गांधी जी की जो टॉप 10 बुकें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? द स्टोरी ऑफ माई ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये हो गई एक। दूसरी है इंस्पिरेशनल थॉट, ये भी महात्मा गांधी जी की है। द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, पीस, द वर्ड एंड इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, द असेंशियल गांधी, ये सारी बुकें महात्मा गांधी जी की हैं, आप ध्यान रखिएगा। गांधी ऑन नॉन वायलेंस, ये भी बुक महात्मा गांधी जी की है। अगली है द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, रेजिस्टेंस, सिलेक्टिंग राइटिंग्स। अगली है मोहनदास गांधी, असेंशियल राइटिंग। अगली है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। नेक्स्ट द वर्ड्स ऑफ गांधी। नेक्स्ट व्हाट इज हिंदुइज्म। अगली है थर्ड क्लास ऑफ इंडियन रेलवे। ये जितनी भी बुकें मैंने बताई हैं, ये आई थिंक 12 बुकें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। 12 बुकें महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड या तो उनकी लाइफ की हैं या उन्होंने खुद लिखी हैं। ठीक है, आगे बात करें। अगला है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्शन ऑफ सिटीजनशिप ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप ड्रॉज को किससे लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमने यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। आपको पता होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करके मिला है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, इमरजेंसी कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली है। अगर बात करें हम मौलिक अधिकार की, तो वो हमने कहाँ से लिया है? USA से लिया है। और अगर हम बात करें एकल सिस्टम की, मतलब यूनिकैमरल सिस्टम की, तो वो हमने UK से लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने दूसरे देशों से ली हैं, जैसे कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने अफ्रीका से लिया है। ये सारे एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सिटीजनशिप्स ड्रॉस हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने UK से लिया है। ठीक है, आगे बात करें। हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर करंटली रेस्पॉन्सिबल फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं ये, तो इनके बारे में आपको जानना है। इनका नाम है अनुराग ठाकुर। ये खेल मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं, साथ साथ इनके पास कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री इनके पास अवेलेबल है। ये यूनियन मिनिस्टर है मोदी जी के जो कैबिनेट है उसमें। ठीक है, चलिए, और जितने मिनिस्टर्स ऊपर लिखे हुए हैं ये कौन कौन है? तो मैं आपको बता दूं, राजवर्धन सिंह राठौर ये यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अब हैं अनुराग ठाकुर। मतलब इनसे पहले भी कोई बने, इनका नाम है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू बने पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उसके बाद अनुराग ठाकुर बने। मोदी गवर्नमेंट की कार्यकाल में 3 खेल मिनिस्टर्स रहे। अगले हैं सुषमा स्वराज जी, ये अब यहाँ पर नहीं, मतलब पृथ्वी पर नहीं है। ये क्या थी? तो ये विदेश मंत्रालय अपने पास होल्ड करके रखे हुए थी। नितिन गडकरी जी अभी भी मोदी सरकार में मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आपको बता दूं ये सड़क मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन है द लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द, तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा ये अरेबिक सी में लोकेटेड है। लक्षद्वीप के बारे में बात कर ली जाए तो ये एक यूनियन टेरिटरी है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। 8 में से एक लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप के जो केसेस हैं उनको कौन सा हाई कोर्ट सुनता है, कहाँ पर सुनवाई होती है, मतलब किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप? तो आंसर इसका हो जाएगा ये केरला, जो केरला में कोच्चि में इनका हाई कोर्ट अवेलेबल है, केरल हाई कोर्ट, वहाँ पर लक्षद्वीप के भी केसेस को सुना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ वायरस को क्या कहते हैं? वायरस की स्टडी को कहा जाता है वायरोलॉजी, और आपको एक ही चीज़ दिख रही होगी वही आंसर है, वायरोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ वायरसेस को। बायोलॉजी आपको मालूम होगा, बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट से बनता है, एक तो प्लांट जिसको कहा जाता है बोटनी, और एक होता है एनिमल की स्टडी जिसको कहा जाता है जूलॉजी। तो ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो आंसर हो जाएगा वायरस, वायरस को वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो गांधी इरविन पैक्ट किस मूवमेंट के समय पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये हुआ था सिविल डिसोबीडेंट के मूवमेंट पर। ये कब स्टार्ट किया गया था मैं आपको बता दूं, 1930 में इसको स्टार्ट किया गया था, और ऊपर लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट, मैं आगे बताता हूं यहाँ पर। तो रॉलेट एक्ट 1919 में स्टार्ट हुआ था, और नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट था इसको 1920 में स्टार्ट किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था। ये सब की डेट आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं गांधी जी का रिलेशन है इन सारे मूवमेंट से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, जब किडनी अपना काम करना रोक दे तो उस टाइम पर हम किस तरीके से अपने ब्लड से जो खराब वेस्ट है उसको निकाल सकते हैं, खराब फ्लूइड है उसको निकाल सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये प्रोसेस होता है डायलिसिस ये प्रोसेस है, जब किडनी खराब हो जाती है उस टाइम पर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन क्या होता है? बॉडी में जब हमारा पूरा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन या फिर कोई भी खाने का सब्सटेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इनको लेकर जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सर्कुलेशन। फिल्ट्रेशन, कुछ भी छानने की प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाएगा। प्योरीफिकेशन, कोई भी चीज़ जिसको प्योर किया जा रहा है उसको कहा जाएगा प्योरीफिकेशन। आगे बात करें तो डायलिसिस वो प्रोसेस है जब किडनी खराब हो जाती है, उस समय पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमिस्ट डैश रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1998, तो भारत की तरफ से 1998 में मिला था नोबेल प्राइज इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में ही पूछा जा रहा है किसको दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन वो पर्सन है जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, और 1998 में इनको इकोनॉमी की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नोबेल प्राइज़ कब से देना स्टार्ट किया गया है? तो मैं आपको बता दूं 1901 से देना स्टार्ट किया गया है। 5 फील्ड में दिया जाता था, लेकिन 6th जो फील्ड है इकोनॉमी उसको इंक्लूड किया गया था 1968 में, लेकिन अवार्ड देना स्टार्ट किया गया था 1969 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले भारत के कितने लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है? तो पहली पर्सन महिला बनी थी मदर टेरेसा, जिनको पीस की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब मैंने पहली महिला बोल दिया, मैं आपको बता दूं भारत की तरफ से पहले पर्सन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में मिला था 1913 में। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, उनकी जो बुक थी गीतांजलि के लिए। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये पहले पर्सन थे। और पहली महिला बनी थी मदर टेरेसा, जिनको पीस की फील्ड में 1979 में मिला था। भारत की ये महिला कहलाई
जो कि पहली महिला थी, नाम याद रखिएगा। दूसरे अगर आपको जानने हो तो 1930 में एक सीवी रमन जी, एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक होल की खोज की थी। बाद में उसे रमन इफेक्ट कहा गया, सॉरी माफ कीजिएगा, उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की थी और उसको बाद में रमन इफेक्ट कहा गया। उनको मिला था 1930 में नोबेल प्राइज, वो नाम भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखें तो अभिजीत बनर्जी, जिनको इकोनॉमी की फील्ड में 2019 में दिया गया है, ये भी भारत से बिलोंग करते हैं, भारत के कोलकाता से बिलोंग करते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी 2014 में इनको अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज मिला है पीस के क्षेत्र में। आपको बता दूं, जो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की महिला थी जिनका नाम था, आई थिंक नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको भी मिला था। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान में महिलाओं के लिए काम किया है। अब उनका नाम मेरे दिमाग से स्किप कर गया है। वो सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिनको अभी तक नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। और वेंकटरमन कृष्णन, जो कि मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री की फील्ड में 2009 में इनको मिला है, ये भी भारत से बिलोंग करते हैं। अमर्त्य सेन, जिनकी बात हो चुकी है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में नोबेल प्राइज़ मिला था, भारत से बिलोंग करते हैं। लेकिन भारत से ही फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन पहले पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले मदर टेरेसा हैं, जिनको 1979 में तो नोबेल प्राइज़ मिला और 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया इनको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है? डक्टाइल का मतलब हम इनको तार के समान चेंज करें तो बहुत लंबी तार बन जाएगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गोल्ड आंसर सही होगा और यही आंसर सही है। गोल्ड को हम सबसे ज़्यादा डक्टाइल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आंसर गोल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द हवा महल इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो पिंक सिटी हम किसे कहते हैं? जयपुर को। जयपुर में ही हवा महल है। किसने इनको बनाया था? किसने हवा महल को बनाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल को बनवाया था 1799 में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और जयपुर में लोकेटेड है, आपको ये बात याद रखनी है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। तो इंडस मतलब सिंधु रिवर। हिंदी वाले अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंधु रिवर को इंडस कहा जाता है। इंडस रिवर की हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी कौन सी इनमें से नहीं, मतलब ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। जो गंगा नदी है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। रवि, झेलम और चेनाब ये इसकी सहायक नदी है। और वैसे कौन कौन सी सिंधु घाटी मतलब इंडस की सहायक रिवर है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सभी रिवर्स इंडस की सहायक नदियां हैं और ये पाकिस्तान में मिल जाती है। उसके बाद इंडस अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और गंगा तो आपको पता होगा कि यहाँ से निकलती है, दो नदियों के मिक्सचर से बनती है, जिसे कहते हैं मंदाकिनी, माफ कीजिएगा अलकनंदा और भागीरथी। इन दोनों के मिलने से प्रयाग में, उत्तराखंड के प्रयाग में ये मिलती हैं और मिलने के बाद गंगा कहलाती हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आपको मालूम होगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है, नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये खेल में सबसे बड़ा अवार्ड है। इसको 1991 से दिया जा रहा है। पहले रिसिपेंट इसके हैं विश्वनाथन आनंद। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सबसे यंगेस्ट कौन है? तो आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटर है, जिन्होंने भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया है। कहाँ पर? बीजिंग ओलंपिक में, जो कि 2008 में हुआ था। और वहाँ पर इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और ये यंगेस्ट पर्सन बने जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। ठीक है, इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने पर्सन्स को दिया गया? तो 12 लोगों को इस बार दिया गया, जिसमें नीरज चोपड़ा का नाम शामिल है, मिताली राज का नाम शामिल है और फुटबॉल के सबसे बड़े प्लेयर भारत के सुनील छेत्री का नाम भी
शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं 1991 से स्टार्ट किया गया इस अवार्ड को और 2021 में लास्ट दिया गया। मैंने आपको बता ही दिया कितने लोगों को, 12 लोगों को दिया गया, जिसमें 25 लाख रुपए जीतने वाले प्लेयर को दिए जाते हैं। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद वाटर, इनमें से कौन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, बाकी सब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करने के बाद बनेगा क्या? तो कैल्शियम जब पानी के साथ मिल जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस इससे निकल जाती है। पूछा जाता है जब भी मेटल से कोई भी पानी रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ पर कैल्शियम में हाइड्रोजन गैस बनेगी और अलग अलग में अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ठीक है, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट विकेट कीपर टू हैव टेकन 300 कैचेस। तो ऐसे पहले विकेट कीपर इंडिया के कौन बन गए हैं जिन्होंने 300 कैचेस ली हैं? तो यहाँ पर पहचानना आसान है क्योंकि बाकी तीनों विकेट कीपर नहीं है, एक ही विकेट कीपर थे जिनका नाम है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 300 कैच लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कीपर बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।